हे गाइस, मेरा नाम है रिया सिंह और आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस और हमारे यूट्यूब के चैनल पे जीके वर्ल्ड पे। ओके, चलिए तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, पहले उसके बारे में जानते हैं। ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत क्या है। एक आम नागरिक होने के नाते ये ज़रूरी है जानना कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात तो सब करते हैं, होता क्या है। फंडामेंटल राइट्स इसलिए हमें दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके से हमें सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा या फिर किसी जनता के द्वारा, किसी आम नागरिक के द्वारा हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई सप्रेशन ना हो, किसी भी तरीके के हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, है ना। जो भी पावरफुल लोग हैं उन लोगों से हर एक आम जनता बच पाए और अपने राइट्स को समझे, उसको क्लेम कर सके। उसको एक नागरिक क्लेम कैसे करेगा इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारे राइट्स की सुरक्षा करता है वो हमारा जुडिशरी, हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना। सबसे बड़ा जो हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। चलिए, इतना समझ गए कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। हमें पता होगा तभी तो हम क्लेम कर पाएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इंट्रोड्यूस किया गया है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स को। ओके, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है। पार्ट 3, आर्टिकल 12 टू 35 तक हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स को। पार्ट 3 याद रखिएगा, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में हम आर्टिकल 12 की बात करते हैं। आर्टिकल 12 की बात करते हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है जिसमें हम आर्टिकल 12 को देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं डेफिनेशन, कि डेफिनेशन है क्या आखिर फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें ये पता चलता है कि जो हमारी स्टेट होती है वो हमारे कुछ सिचुएशन पे रोक लगा सकती है। जो हमारी स्टेट होती है किसी भी ऐसे सिचुएशन में हम पे रोक लगा सकती है। जब भी इमरजेंसी पीरियड आता है, जब भी किसी भी तरीके का इमरजेंसी आता है, तो या तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिए जाते हैं या पूरे तरीके से हटा दिया जाता है उस टाइम तक के लिए, है ना। तो कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको सस्पेंड कर दिया जाता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हम जानते हैं कि जब इमरजेंसी आती है तो हमारी स्टेट उस कंडीशन में हमारे राइट्स को हटा सकती है। लेकिन इस तरीके से कहीं स्टेट हम पे किसी भी तरीके का जुर्म ना करे, एक्सप्लॉयटेशन ना करे, इसके लिए जो हम हैं वो सुप्रीम कोर्ट इस बात का जजमेंट करती है कि जो इमरजेंसी लगी है वो सही तरीके से लगी है या नहीं, सच में वो कंडीशन है या नहीं, इसको चेक करती है हमारी जुडिशरी। ठीक है, तो स्टेट का जो डेफिनेशन है इसका हमें ऐसे पता होता है राज्य। यहाँ पे राज्य का मतलब ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नहीं। राज्य का मतलब यहाँ पे है स्टेट, जो कि सेंट्रल हो सकती है, जो कि स्टेट हो सकती है लाइक यूपी बिहार, जो कि स्टेट हो सकती है। और कोई भी ऐसी अथॉरिटी जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है वो भी हो सकती है। वो इस तरीके से ये भी हम पे रोक लगा सकते हैं कहाँ पे। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई ऐसी प्लेस है जहाँ से एरोप्लेन जाता है, लैंड होती है, जहाँ से एरोप्लेन लैंड करता है, जहाँ पे वो एयरपोर्ट की अथॉरिटी है वहाँ पे अगर आप जमीन ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो एयरपोर्ट कैसे, एयरप्लेन जो है वो कैसे लैंड करेगी, है ना। तो उस चीज की सुरक्षा के लिए, यानी किसी भी ऐसी अथॉरिटी के साथ अगर हार्म हो रहा है तो उससे सुरक्षा के लिए जो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो इस पे रोक लगा सकती है, वो रोक लगाएगी। ठीक है, तो स्टेट कहाँ कहाँ रोक लगा सकती है इसके बारे में भी बताया गया है आर्टिकल 12 में। फिर हम जानते हैं आर्टिकल 13 क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल 13 हमें ये बोलता है कि देखिए, जो राइट है ना वो सबको इक्वली दिया गया है। जैसे राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है, इससे समझते राइट टू एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या है कि हमें बोलने का, अपने भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है किसी तरीके से। अब उस भावना को हम किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं ये भी तो मैटर करता है। मान लीजिए मुझे एक दिया गया है वो राइट, जो फ्रीडम का राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सामने वाले को भी वही राइट दिया गया है ना। लेकिन हम ये करते हैं कि हम अपने राइट्स का फायदा उठाते हैं और इस
इंसान को ढेर सारा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, इसको एक्सप्रेशन करते हैं गलत तरीके से, एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी बातों से, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यानी हम अगर अपने राइट्स का ऐसा यूज कर रहे हैं जिससे किसी और का राइट हार्म हो रहा है, तो उसे फंडामेंटल राइट्स नहीं कहेंगे, है ना, नहीं कहेंगे। इसके बारे में बताता है आर्टिकल 13। हमारा कौन बताता है? आर्टिकल 13। अब हम देखते हैं, हमें पता चल गया आर्टिकल 12 और 35 में क्या है। तो जो हमें बेसिकली पढ़ना है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के जो सब पार्ट हैं जो डिवाइड किए गए हैं, उसके आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो वो कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं? 6 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो है राइट टू इक्वालिटी। फिर है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक जो है राइट टू फ्रीडम। फिर है आर्टिकल 23 से लेके 24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर है आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर है आर्टिकल 29 से 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिर है आर्टिकल 30 से लेके 35 तक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे राइट्स हम बाद में देखेंगे। जो फर्स्ट राइट मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ वो है राइट टू इक्वालिटी, यानी आर्टिकल 14 से 18 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ग्राफ। ये ग्राफ मैंने इसलिए बना दिया है ताकि आप लोग के जहन में ये ग्राफ छप जाए कि हाँ, राइट्स होते कौन कौन से हैं, है ना, हमारे फंडामेंटल राइट्स होते कौन कौन से हैं, कितने पार्ट में वो डिवाइडेड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हम देख रहे हैं राइट टू इक्वालिटी। पहला जो हमारा राइट है वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ जो है वो यूके का कॉन्सेप्ट है, यूके का कॉन्सेप्ट है। अब ये कहता है कि जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे लॉज हैं, उसके नज़र में हर एक इंसान इक्वल है। हमारे लॉ के नज़र में हर एक इंसान इक्वल है। जब भी आप देखते होंगे, जब भी किसी मूवी में कोर्ट का सीन आता है तो एक तस्वीर होती है, वहां पे एक मूर्ति होती है जिसके आंखों पे ऐसे पट्टी बंधी होती है और वो तराजू लिए खड़ी होती है। इसका मतलब ये है कि मेरे नज़र में चाहे कोई अमीर आ जाए, चाहे कोई अंबानी आ जाए, या कोई गरीब भिखारी आ जाए, या कोई भी आ जाए, किसी भी रिलीजन से आ जाए, किसी भी कास्ट से आ जाए, किसी भी जेंडर से आ जाए, या फिर उसका प्लेस क्या है बर्थ का, कहीं से आ जाए, यूपी से आ जाए, बिहार से आ जाए, किसी भी पिछड़े राज्य से आ जाए, वो देख के मैं किसी भी तरीके का अपना जो डिसीजन है वो चेंज नहीं करूंगा। मेरे नज़र में हर एक इंसान इक्वल है। मेरा जो डिसीजन होगा वो इन चीज़ों पे बेस नहीं करेगा। जो अगर तुम गलत हो, अगर तुम मेरे लॉ के अकॉर्डिंग गलत हो, तो आप गलत ही होगे और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, उतनी ही मिलेगी जितनी दूसरे को मिलेगी। किसी भी बेस पे, यहाँ पे किसी भी बेस पे आपको कम सजा नहीं दी जाएगी, है ना। ये बताता है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी हर एक इंसान उतना ही सजा का अधिकार है जितना दूसरा वाला है। किसी भी बेस पे हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना, ये बताता है। फिर आता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यहाँ तो बात ये है कि हर एक इंसान इक्वल है और हर एक इंसान को इक्वली सजा दी जाएगी, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है हमने यूएसए से लिया है, पहले ये बात याद रखिएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कह रहा है कि जो वुमेन्स है, इस दायरे में ना हम कुछ कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं जिसपे हम उनके सजा का जो प्रावधान है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है उसको देखते हैं। कि जैसे कोई वुमेन्स है, वुमेन को आज तक फांसी की सजा नहीं दी गई है, हमारे कानून में फांसी की सजा नहीं दी गई है। कोई बच्चा है जो कि 18 साल से कम एज का है, उसे हम सजा नहीं देते बल्कि बाल सुधार गृह में भेज देते हैं, है ना, ताकि वो वहां से सुधर के आए और एक नॉर्मल जीवन जी सके। अगर उसके अंदर सुधार आ चुका है तो उसका वो सजा, जब वो अभी इमेच्योर था तब उसने कोई गलत काम किया, उसका सजा उसको बाद में ना मिले। ऐसा हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है। यूएसए का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, जो हम फॉलो करते हैं 80% वो हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, चलिए
आर्टिकल 15 एक मूवी भी है आयुष्मान खुराना की। अगर आप देखना चाहेंगे, वो मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, डिस्क्रिमिनेशन रियलिटी में होता क्या है और क्या ज़रूरत है उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की। जबकि हमारा संविधान बोल रहा है कि किसी भी बेस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देखते हैं किस-किस बिहाफ़ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात की है। जैसे वो किसी भी बेस पे किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ना उसके रिलीजन पे, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी धर्म के आधार पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रेस के आधार पर, आपकी कास्ट के आधार पर, यानी जाति के आधार पर, आप देखेंगे कि उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है वो दलितों के ऊपर, वो कई कैटेगरी बना देते हैं और बोलते हैं कि ये तो इस जाति का था इसलिए इसके साथ चलिए हो रहा है तो छोड़ दो। कीड़े मकोड़े की तरह लोग समझते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन ना क्रिएट हो इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट आया था आर्टिकल 15 में और प्रोटेक्शन दिया गया था कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ना सेक्स के आधार पर, यानी आप मेन हो, वुमेन हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी जेंडर हो, आपके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यानी अगर प्लेस ऑफ बर्थ यानी आप एक केस अभी बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है, मैंने अभी कल ही न्यूज़ में देखा था कि कोई एक लीडर है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, कोई एक लीडर है जिन्होंने ये टिप्पणी कही कि जो लोग बिहार के होते हैं वो तो इसीलिए होते हैं कि वो टॉयलेट साफ करे और ईटेड होएँ, ये इसीलिए होते हैं भैया, जो लोग इसीलिए होते ही हैं, वहाँ के लोग इसीलिए होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो यूपीएससी में जो रैंकिंग है, जितने बच्चे पास हुए हैं वो बिहार के हैं, यूपी के हैं, वो मेहनती होते हैं और ये गर्व करने की बजाय लोग उसे उन्हें इन हीन भावनाओं से देखते हैं। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ये बताता है हमारा आर्टिकल 15 जो कि बताता है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जायज़ नहीं है। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बोलता है कि देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। देखिए, ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप इक्वालिटी ला दिए, मान लीजिए आपने इक्वालिटी ला दी लेकिन अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं, तो उस इक्वालिटी का क्या फ़ायदा है? इक्वालिटी का फ़ायदा तभी होता है जब हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, है ना? तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, है ना? यानी एक किसी भी धर्म बेस पे या कास्ट बेस पे या किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दें एम्प्लॉयमेंट में, ताकि हर एक इंसान ऊपर उठ के अपने लिए रोजगार ढूंढ सके, अपने आप को सशक्त कर सके, है ना? और इंडियन ऑफिस में काम कर सकते, अपने देश को सर्व कर सके, इसके लिए ज़रूरी है इक्वल अपॉर्चुनिटी को देना। ठीक है, फिर हम आते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये बहुत ही प्रिविलेंट टॉपिक था, है ना? उस टाइम ये कॉमन हो गया था कि जो अनटचेबिलिटी है बहुत ज़्यादा हाइप था इसका कि आप मेरे कुएँ से पानी नहीं पी सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, वो जाए हैं तो उस मंदिर को धुला जाता था, उन्हें बहुत ही टॉर्चर किया जाता था। इन चीज़ों को देखा जा रहा था, है उस टाइम। तो ये देखा गया कि आगे जाके इस तरीके की कंडीशन ना आए, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अनटचेबिलिटी को हटा दो। अनटचेबिलिटी हटेंगे, कास्ट जैसी बातें जो कि बहुत ही ज़्यादा मीन होती हैं, ऐसी बातों से फ़ोकस हटेगा तो लोग अपने आप इक्वालिटी को जान पाएँगे, है ना? इक्वालिटी तक पहुँच पाएँगे। तो हम किस तरीके से इक्वालिटी को ला सकते हैं, ये उद्देश्य है राइट टू इक्वालिटी का। तो यहाँ पे अबॉलिशन किया गया किसका? अनटचेबिलिटी का, छुआ-छूत का। फिर हम आते हैं आर्टिकल 18 में। देखिए, उस टाइम ऐसा टाइम पीरियड था जब सर या ऐसे कुछ टाइटल्स दिए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा इंडियंस को,
राजाओं को, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फ़ील करते थे। ये दिखाते थे कि मैं तो प्रिविलेज हूँ, मेरे को ये टाइटल मिला हुआ है। तो उस टाइटल की वज़ह से किसी भी तरीके का किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क कहीं किसी को के ऊपर दबाव ना पड़े कि वो सर हैं तो वो हमें दबा सकते हैं, हमें उसमें डाल सकते हैं, हमें नीचा दिखा सकते हैं, इस तरीके का ना हो, इसलिए इन टाइटल्स को ही ख़त्म कर दिया गया। सर, मैडम इस तरीके के टाइटल्स को हटा दिया गया और जैसे बोलते हैं ना पद्मश्री, आप ये नहीं बोल सकते कि पद्मश्री रिया सिंह, मैं नहीं बोल सकती कि पद्मश्री मेरे को मिल गया, तो पद्मश्री रिया सिंह को ये टाइटल में पद्मश्री रिया सिंह अब मैं लिख के आ जाऊँ कहीं, दिखाऊँ अपना ये स्टेटस कि यार मेरे को तो पद्मश्री मिला, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप, है ना? तो इसीलिए इन चीज़ों को हटा दिया गया लेकिन ऐसा कोई काम जिसको आपने अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से गेन किया और आप उसमें लगे हुए हो, काम किए जा रहे हो, उसके टाइटल्स को आप यूज़ कर सकते हो जैसे डॉक्टर, प्रोफ़ेसर, मिलिट्री में जो होते हैं उनको रैंक्स दी जाती है ना 2 स्टार, 3 स्टार, मेजर और कई रैंक होते हैं उनके मिलिट्री में, वो है ना एकेडमिक फील्ड अगर आपका आ गया जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर डॉक्टर रिया सिंह, प्रोफेसर रिया सिंह, तो वो मैं लगा सकती हूँ क्योंकि मैं इसमें काम कर रही हूँ, सर्व कर रही हूँ और आगे भी करते जा रही हूँ। वो कहीं न कहीं ये मुझे इंट्रोड्यूस करा रहा है कि मैं इस फील्ड की हूँ, मैं इस फील्ड में मैं माहिर हूँ। है ना? तो ये चीज़ दिखा रहा है इसको हम लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे रैंक की बात आती है मिलिट्री की, वो लगा सकते हैं। मिलिट्री में आ गया हमारा मेयर और ये सारे जो रैंक आते हैं मिलिट्री लगा सकते हैं। लेकिन सर और पद्मश्री इस तरीके के जो टाइटल्स होते हैं वो हम अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमें प्रिविलेज्ड दिखा देते हैं, है ना? तो ये कुछ रीज़न है और ये है हमारे राइट टू इक्वालिटी, पूरा ये राइट टू इक्वालिटी है। आई जस्ट होप आप लोग को राइट टू इक्वालिटी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है और ऐसे और शानदार वीडियो के लिए आप लोग में हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें और ऐसे ही क्लासेस आप लोग के लिए हमेशा आते रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। चलती हूँ।